नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पूरी दुनिया के अंदर एक अस्थिर वाली सिचुएशन जो है वो नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, दूसरा उनका ये टर्म है, तब से हालात बहुत अनिश्चित से हैं। पूरी दुनिया घबराई हुई है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आप देखिए कि जब भी इस तरीके के हालात होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड को एक हेवन की तरह समझते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब जनवरी 2025 में जिम्मेदारी संभाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से लगातार जो गोल्ड को आप देखेंगे तो 100% एप्रिसिएशन अब तक हो चुका है, दुगने अभी तक दाम हो चुके हैं। सिल्वर के अंदर रफ्तार जो है और भी तेजी के साथ इस वक्त जा रही है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनके बयान एक के बाद एक हो रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी उम्मीदवारी के वक्त में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, अमेरिका का दावा कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर वो शांति लेकर आएंगे, वही डोनाल्ड ट्रंप लगभग उनके जब कार्यकाल का पहला साल कंप्लीट होने वाला होता है, नए साल के वक्त में जब वो बधाई दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मुझे नोबेल प्राइज मिला ही नहीं तो मुझसे पीस की उम्मीद जो है वो ना करिए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान, रफ्तार एक के बाद एक जो गोल्ड और सिल्वर भर रहे हैं, दुनिया किस ओर जाती हुई दिख रही है और उसका आम आदमी पर, भारत में बैठे हुए आम शख्स पर किस तरीके से असर होगा, इन तमाम चीजों को आसान भाषा में आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और शास्त्री एसपी शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, गोल्ड के रेट जो ऊपर जा रहे हैं, सिल्वर बहुत ज्यादा चौंका रहा है, ये सिचुएशंस आखिर किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं? ये हालात जो बता रहे हैं, ये कैसे आम आदमी को इंपैक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा कि गोल्ड में इस तरीके की रैली जो हम देख रहे हैं, हर रोज हम देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो ये रैली असल में 2001 में शुरू हुई थी। उससे पहले अगर आप वो दशक देखेंगे जो 81 से 91 का दशक था या फिर 91 से 2001 का दशक था, उसमें भी ऐसी संभावनाएं बहुत हुई हैं, उसमें भी युद्ध हुए हैं तब, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही स्टेबल थे। बल्कि जो 1981 से 1991 के बाद का जो दशक था, 91 टू 2001 का, उसमें तो ऑन एन एवरेज प्राइसेस गिरे थे। और अगर आप अपना ध्यान थोड़ा देना चाहेंगे तो लगभग कोई 2001 में गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में 4 और 5,000 के बीच में चलते थे। लेकिन जब 2001 में ये सब शुरू हुआ, जब ईटीएफ शुरू हुए, ईटीएफ के बाद गोल्ड को एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मिली, जिससे कि एक फिजिकल एसेट से फाइनेंशियल एसेट में तब्दील हो गया। उससे पहले भी ऐसा कुछ होता था, लेकिन लोगों के पास उसको रखने का माध्यम नहीं था। या तो इसको दबा के रखा जा सकता था, या फिर अपना लॉकर में रखा जा सकता था, या फिर पहना जा सकता था। 3 ही ऑप्शंस थे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन ईटीएफ आने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, लोग इसको एक शेयर की तरह अपने डीमैट में करना शुरू किए, जिससे कि अब ये टोटली एक फिजिकल एसेट से फाइनेंशियल एसेट बन चुका है। अब कैसे, जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि कैसे सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को, क्योंकि एक फिजिकल एसेट से फाइनेंशियल एसेट तो बन चुका है। अब इसमें लोग इसको एक पहनने का या रखने का या दबाने का जरिया नहीं समझते, इसमें एक इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अब गोल्ड को सबसे पहले सपोर्ट किया जो लेमन क्राइसिस हुआ 2008 में, उसके बाद में एक बहुत तेज रैली आई गोल्ड में, और लगभग वो जो प्राइसेस थे 2001-2 में $270-280 पर ट्राई ऑन्स, वो बढ़ के लगभग 2011 में $1,500 पर ट्राई ऑन्स हो गए। आप देखिए कि कितना इजाफा हुआ उन 10 सालों में, क्योंकि गोल्ड में उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो पॉसिबल हो पाई। लोग जब ऐसे जोखिम आते थे, जब ऐसे कुछ वॉर्स आती थी, जैसे 1991 का जो गल्फ वॉर थी, उस टाइम पे भी गोल्ड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब ऐसे क्राइसिस आए, जब गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बने, लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाए, लोग अपना एक सेफ हेवन की तरफ जा पाए, जब लोगों ने देखा कि अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको फिजिकल एसेट की बजाय हम इसको फाइनेंशियल एसेट की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद लेमन क्राइसिस के बाद जो मैंने बताया कि 2011 में गोल्ड के प्राइसेस जो थे $1,500-1,600 के आसपास ऑन एन एवरेज टच कर चुके थे पर ट्राई ऑन्स। उसके बाद थोड़ा सा देखा गया कि बहुत सारी इकोनॉमी जो थी वो स्लो डाउन में थी। जो क्राइसिस था, लेमन क्राइसिस, यूएस से सेपरेट होकर यूरोप में गया, फिर जापान में गया, चाइना में गया।
तो वो दशक जो था वो स्लोडाउन में चला जब तक कोरोना वायरस 2020 तक, बीच में एक थोड़ा ट्रेड वॉर हुई यूएस और चाइना के बीच में 2017-18 में। लेकिन 2020 के बाद लेकिन प्राइसेस उसमें भी बढ़े थे, जो 2011 से लेके 20 का दशक था, प्राइसेस गोल्ड के उसमें भी बढ़े, स्टेडी वे में उसमें भी बढ़े। उसके बाद अब जब 2020 के बाद हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स शुरू हो गई। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद वो युद्ध अभी थमा नहीं, अभी तक नहीं थमा, के बीच में इजराइल और गाजा आ गया, इजराइल और ईरान आ गया, इजराइल और लेबनान आ गया। तो ऐसे बहुत सारी जो थे घटनाएं हुई जिसमें अनसर्टेनिटीज और इंक्रीज हो गई। और उसके बाद फिर अभी जो ट्रम्प साहब ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया 2025 में, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि वेनेजुला और उसके बाद अभी ग्रीनलैंड, तो टोटली अनरेस्ट बना हुआ है, जो कि गोल्ड के प्राइसेस को, जिसमें के इन्वेस्टमेंट्स की तो बहुत सुविधा बन चुकी है। अब लोगों को क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूर ज्वेलर के पास या इधर उधर नहीं जाना पड़ता, वो अपना ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए इसमें माध्यम है, ईटीएफ खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन के जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हो गई हैं जो कि गोल्ड के प्राइसेस को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। और अब ये मैं समझता हूं दिस रैली इज नॉट फॉर दी 1 or 2 ईयर, दिस इज फॉर दी डेकेड्स। जब तक ऐसी अनसर्टेनिटीज चलेंगी या फिर जब भी रियल एस्टेट प्राइसेस या फिर और एसेट्स बढ़ेंगे तो गोल्ड उनकी रैली में हमेशा शामिल रहेगा। तो क्या जो ट्रंप जो कर रहे हैं वो अभी इसी तरीके से जारी रहेगा पिछले अगले 4 साल में? उनके साथ क्या आखिर वो क्या करने वाले हैं? और जो इस तमाम अनसर्टेनिटी वाली जो सिचुएशंस हैं, इसमें आम आदमी क्या करे? वो तो गोल्ड में देख रहा है, पहले गोल्ड उसने छोड़ दिया, उसके बाद वो सिल्वर पर ट्रांसफर हुआ, अब सिल्वर भी उसकी पहुंच से जो है वो दूर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि तो मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि वो क्या चाहते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि जब भी थोड़ा सा कहीं पे पीस होने लगती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर अनरेस्ट हो जाती है और फिर यू टर्न भी लेते हैं। तो टोटली जो वॉलेटिलिटी है उनके शब्दों में बहुत ज्यादा मजबूत है। आज जो कहा है वो 4 दिन के बाद क्या कहेंगे किसी को कुछ नहीं पता। ये किसी को भी नहीं पता कि असल में वो क्या चाहते हैं। उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, 25% से लेके वो 500% तक चले गए। उसके बाद अब वो पहले रशिया के साथ शांति की वार्ता चल रही थी, अब वो ग्रीनलैंड को बीच में ले आए। तो ये सब कुछ भी ऐसा सर्टेन कुछ भी या कोई क्लैरिटी किसी को भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह है कि गोल्ड के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी वस्तु है जो अभी की नहीं, बहुत सारे दशकों से, सदियों से इसमें जो इसकी शाइन है वो विराजमान है। और अभी तो और भी ज्यादा, क्योंकि अभी एक क्लोज्ड कमोडिटी नहीं है। नाउ गोल्ड इज अ फ्री कमोडिटी, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन द गोल्ड। पहले लोग इन्वेस्ट कर देते थे, कई बार उनको पैसे का जरूरत पड़ता है तो लिक्विड नहीं कर पाते। मान लीजिए किसी ने लेके लॉकर में रख भी लिया और व्यक्ति दिल्ली में है और बैठा बेंगलोर में है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में बैठा है, तो पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसको लिक्विड करने में बहुत समय लगता था। नाउ यू कैन लिक्विड योर गोल्ड एनी टाइम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आप ईटीएफ में है तो आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आने के बाद गोल्ड ने जो अनिश्चितताएं जो है, अनसर्टेनिटी जो है, उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, अच्छे से कैप्चर कर रहा है कि जो वर्ल्ड में। और एक चीज और है, जो इसके बड़े बायर हैं, जो डिमांड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। अब लोगों की डिमांड के अलावा जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से मेजर डिमांड है, वो टन्स के हिसाब से इसको खरीद रहे हैं। तो प्राइसेस के ऊपर तो अब एक एस्केलेशन आनी ही है कि इतना ज्यादा जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत है। और जैसे आपने पूछा कि ट्रंप साहब आगे क्या करने वाले हैं, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि अगले 3 साल में, 4 साल में वो आगे क्या करने वाले हैं। ये किसी को क्लियर नहीं है कि वो टैरिफ को और बढ़ाएंगे, टैरिफ को खत्म करेंगे, या फिर यूएस इकोनॉमी के लिए आगे वो क्या नया चीज लेके आ रहे हैं, यूएस इकोनॉमी को आगे सुदृढ़ करने के लिए वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी जो इकोनॉमी है यूएस में टोटली फ्रेजाइल इकोनॉमी है, अभी उसकी कोई मजबूती नहीं बनी है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ट्रंप साहब ने ये सोचा है कि भी ट्रंप टैरिफ लगा के हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनका ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। और बल्कि जो ट्रेड वॉर्स हुई, जो चाइना का तो ट्रेड सरप्लस और भी इंक्रीज हो गया। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। हम वी आर स्टेडी इन आवर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग at 5-6% this year also, despite so many headwinds.
तो हमें कोई असर नहीं है, लेकिन असर जो है वो यूएस इकोनॉमी के ऊपर जरूर होने वाला है आने वाले टाइम में। जी, एक एक चीज और, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक कोशिश, क्योंकि इस अनसर्टेन सिचुएशंस में डी डॉलराइजेशन की है। तकरीबन ये कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर 88% जो लेन देन है देशों के बीच में वो डॉलर के जरिए होता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इसके बाद वो जो भरोसा था अमेरिका पर, जो भरोसा था डॉलर पर, वो कम हुआ है। दूसरा एक तर्क दिया जाता है कि लगातार अमेरिका अपना बैंक बढ़ा रहा है डॉलर को लेकर, और सिल्वर का एक्सेस यूज, चाहे वो ईवी के अंदर हो या अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हो, वो कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये फैक्टर क्या रियल है, और अगर ये है तो फिर ये कितनी दूर तक इन अनसर्टेन सिचुएशंस को लेकर जाएंगे, और क्या पूरी दुनिया अपनी जो निर्भरता है वो अब 88% जिस तरीके से हमने कहा कि डिपेंड है डॉलर पर, उसे अब खत्म करने पर पूरी तरीके से लग गई है? क्योंकि वो ट्रंप तो अब नाटो को या फिर यूरोप को भी अब अलग करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पिछले हम 5-6 वर्षों में 10 वर्षों में देख रहे थे कि डॉलर जो है एक डोमिनेटिंग करेंसी है, और जो ट्रेड है दूसरे रीजन्स में बहुत अच्छा है, आपस में मिलजुल के वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, और इसमें जो करेंसी है वो रिप्लेस हो सकती है। जो डोमिनेटिंग करेंसी है, डॉलर की जगह पे युआन आ सकता है, या फिर ब्रिक्स कंट्रीज अपना करेंसी बना सकते हैं, या फिर कोई और करेंसी उसको रिप्लेस करेगी। लेकिन गोल्ड ने उसको साइलेंटली रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब जाके जो विजिबिलिटी सामने आ रही है कि जो डॉलर है वो सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं उसमें कम होता जा रहा है और गोल्ड इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग एंड एक्चुअल थिंग विच इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल, वो सबके सामने है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से यूएस के ऊपर से जो एक कॉन्फिडेंस था वो कम होता जा रहा है। आप डॉलर देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है वो जो 105 106 से गिर के वो लगभग कोई 97 98 पे ऑन एन एवरेज प्रिवेल कर रहा है। तो आप देखिए कि कितना डिसेलरेशन हुई है। जो गोल्ड में एप्रिसिएशन हुई है पीछे, उनके सामने जो डॉलर है वो टिक नहीं पा रहा है, और गोल्ड ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने रिजर्व्स में रख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की यूएस की पॉलिसी है जो टोटली अनसर्टेन है, तो उसका डॉलर के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और जो गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। मैं समझता हूं कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो अभी थमने वाले नहीं है। इनमें तो अभी जो रैली है वो अभी स्टार्ट हुई है। आने वाले टाइम में प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो क्योंकि एक बहुत ही दशकों से काफी क्लोज्ड कमोडिटी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट का कोई माध्यम ही नहीं था। तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, अभी नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट, लोगों के लिए एक फ्री हैंड है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो आने वाले टाइम में जो है अनसर्टेनिटीज को गोल्ड जरूर कैप्चर करता रहेगा, और यूएस का जो तो आप क्या सर ये माने कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत हुई है, तो क्या अभी ये और हाइक पर जाएगा, और ये शुरुआत है, और उस हाइक का मतलब क्या ये है कि वो भारतीय परिवार जिनके लिए सोना जो है वो एक भावना का रूप भी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो जेवरात हमारे यहाँ पर खरीदे जाते हैं, जो हमारे यहाँ चलन है जेवरात वगैरह का, तो क्या ये सोना पूरी तरह से आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी कांट कंट्रोल द गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड के ऊपर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, इसके ऊपर ना ही इसका कोई बैलेंस शीट है। इसके प्राइसेस जो है अनसर्टेनिटीज को लेके चलते हैं कि वर्ल्ड में जितना कोई अनसर्टेनिटी होगी, अब जैसे आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है बहुत सारे खेतों में, और दूसरा जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, टोटली अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। तो इसमें किसी एक कंट्री का कुछ है ही नहीं कि हम उसके प्राइसेस को कम कर दें। ज्यादा से ज्यादा हम कस्टम ड्यूटीज कम कर सकते हैं, या फिर जीएसटी कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि इंडिया इज नॉट मेकिंग द गोल्ड प्राइसेस। कोई भी कंट्री इसका प्राइस नहीं बनाता है। प्राइसेस इसके इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उसके आधार पर ही बनते हैं, तो उसी के हिसाब से तय होगा। लेकिन मैं ये जरूर आपसे सहमत हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर क्या ही बहुत दूर जा चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जो एक आम आदमी जिनके जो ऐसे जो रिचुअल्स होते हैं जिसमें गोल्ड एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट माहौल है। क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी आप देखिए कि 2024 में, जनवरी 2024 में गोल्ड के प्राइसेस 58,000 थे, उसके 3 गुना गोल्ड बढ़ चुका है। सर, जब हम इन सिचुएशंस को देख रहे हैं, इसमें थोड़ा फिर ये बताइए कि अब लोग जो हैं वो क्या इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें?
क्योंकि अगर अभी ये इन्वेस्टमेंट होता है तो उन्हें क्या अभी लंबे वक्त में इस पर जो है वो फायदा हो सकता है। तो शेयर मार्केट पर लोग जो है भरोसा अपना कम करें, उधर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ाएं, क्या ये सिचुएशन है अभी जिस देखिए, रिटर्न्स इसमें का हम मैं देख तो रहे ये हैं समझ इस लिहाज से भी? जी जी इसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी इतने हाई प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके प्राइसेस साथ में वॉलेटाइल भी बहुत हैं। कई बार प्राइसेस जो है 10-10 हजार रुपए की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं। 5-6 हजार रुपए तो आम चीज हो गई है कि हम देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये जरूर है कि अगर प्राइसेस डिप करें, जो इसमें करेक्शंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम, बहुत बड़ी करेक्शंस आती हैं, तो उनको अपने स्टेप्स के अनुसार एक इन्वेस्ट कर देना चाहिए, हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट, जैसे हम बोलते हैं एसआईपी के। लेकिन फिर भी उनको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए। आई एम नो मतलब नॉट एनी एक्सपर्ट टू एडवाइस द गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मेरा तो एक विचार है, दिस इज माय आउटलुक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एज एन इकोनॉमिस्ट। तो उनको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करके कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर, हम पिछले वक्त में देख रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे जो है वर्ल्ड पर आ रहा है और ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर भी आएगा जब हम डी डॉलराइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत का जो रुपया है उस पर भी पिछले वक्त में लगातार दबाव बढ़ा है। भारत जो रुपए की कीमतें हैं हम देख रहे हैं कि लगातार गिर रही हैं डॉलर के कंपैरिजन में। ये आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? अभी तक तो हमने सोने के लिहाज से समझने की कोशिश की, ये दबाव आखिर क्यों जो है वो बन रहा है? देखिए, सोने के ऊपर दबाव, हमारे रूपी के ऊपर दबाव इस वजह से है क्योंकि भारत एक बहुत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वो किसी नेगेटिव फैक्टर से नहीं है। वी आर सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। और अभी भी जो डॉलर है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है। भले ही उसका जो रुतबा है वो कम होता जा रहा है, लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तो डॉलर में ही हो रही है। तो हमारा जो इंटीग्रेटेडनेस है, हमारी जो ग्लोबल डिमांड है, हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है, हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज आर सिग्निफिकेंटली हायर देन आवर जीडीपी। अगर आप ये देखेंगे, करंट रिसीट्स एंड करंट पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, दीज आर मोर देन 100% ऑफ आवर जीडीपी। तो रूपी के ऊपर प्रेशर आना तो लाजमी है। रूपी के ऊपर तो प्रेशर, जब हम इतना तेज गति से हमारा ट्रेड आगे इंक्रीज हो रहा है, हमारी कैपिटल मार्केट इतनी रोबस्ट है और वो आगे बीच में करेक्शंस भी आती है, तो डिमांड फॉर डॉलर जो है वो एक इंटैक्ट है। क्योंकि वो अभी गोल्ड में तो करेंसी नहीं बना ना, गोल्ड तो एक रिजर्व है हमारा, जो एक सेफ हेवन है जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तो गोल्ड डॉलर में ही होती है, तो उस वजह से प्रेशर है। ये कोई नेगेटिविटी की वजह से नहीं है कि वी आर नॉट एबल टू ग्रो इन अ सिग्निफिकेंट ट्रैजेक्टरी, दैट्स व्हाई रुपी इज डिसेलरेटिंग। दैट इज नॉट द केस। रुपी इज डिसेलरेटिंग बिकॉज वी आर अ सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। हमारा जो ट्रेड, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारी ग्रोथ एकदम से इंटैक्ट है, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड वी आर सपोर्टिंग द ग्लोबल ग्रोथ। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि। और दूसरा जो थोड़ा बहुत नेगेटिव, जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से जो एक हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर प्रेशर आया, तो उस वजह से थोड़ा रूपी के ऊपर प्रेशर है। जैसे ये डील फाइनल होगी, अगर ये पॉजिटिवली बहुत अच्छे से फाइनल हो जाती है, जैसे ट्रम्प साहब खुद ही दावा कर रहे हैं कि ये डील अब फाइनल होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि रूपी में एकदम से स्टेबिलिटी आएगी और काफी अच्छा जो है रूपी आगे अपना आउटलुक दे सकता है। अभी हमने दावोस में भी देखा जहां पर ट्रंप की तरफ से अपना एक बोर्ड ऑफ पीस को लेकर वो लगातार प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर देश हैं वो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि एक यूएन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, और उसमें बड़ी बात यह है कि वो राष्ट्रपति रहे या नहीं ना रहे, वो अपने आप को उसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लगातार कहीं ना कहीं तमाम देशों को और तमाम जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उसमें आरबीआई भी है, वो पुश कर रहा है कि आप अमेरिका के साथ जो अभी तक की सिचुएशंस रही हैं उतना भरोसा, आप अपनी जो उतनी डिपेंडेंसी है वो आप खत्म करिए और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या जैसे अभी तक जो बार्गेनिंग पावर्स रहती थी या फिर अभी तक जो बार्टर सिस्टम चलता था कि दूसरे देश एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होगा। देश अब कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना मजबूत करेंगे, जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर इंक्लूडिंग अमेरिका उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। देखिए, हर कंट्री, ये जो प्रोसेस है लगभग लेमन क्राइसिस के बाद में शुरू हुआ था। उसके बाद कंट्रीज में प्रोटेक्शनिज्म आया। आपने देखा होगा कि पहले यूरोप में स्लो डाउन थी, उसके बाद
जापान में स्लो डाउन हुई, चाइना में हुई, इंडिया में हुई, तो स्लो डाउन का जो चलन था वो जारी रहा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज थे उनको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। अब हर एक कंट्री जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या फिर उनके जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट आने वाले टाइम में वो एक मजबूत इकोनॉमी बने। जैसे भारत का है, हमने 10-12 साल पहले अपना मेक इन इंडिया शुरू किया, जो कि हमें बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहा है। हमारी PLI स्कीम है, दैट्स व्हाई वी आर अ सिग्निफिकेंट कंट्री इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। तो और अब ऐसी हेडविंड्स में भी हमें सपोर्ट मिल रही है कि हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम और हमारी PLI स्कीम हमें हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बरकरार रखे हुए है। इसी आधार पे सभी कंट्रीज अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, यूएस भी उसमें अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके ये जो मीन्स हैं कि भाई टैरिफ लगा के दूसरे का जो एक्सपोर्ट है उसको रोक देना, ये सही नहीं है, क्योंकि ट्रेड इज ऑलवेज फॉर वेलफेयर। हम ट्रेड क्यों करते हैं? जब हमें वही चीज जो हम अपने कंट्री में बना रहे हैं कोई दूसरा कंट्री और उसको एफिशिएंट वे से बना रहा है और हमें कम दाम पे दे रहा है, तब ट्रेड होता है। हम उसको ज्यादा रेट पे बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी एफिशिएंसी ना हो, हम दूसरे कंट्री का बनाया हुआ सामान खरीदते हैं। ऐसे भारत अपने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो है उस यूएस को एक्सपोर्ट करता है मेजरली। लेकिन अब यूएस को तकलीफ हुआ कि भाई ये क्यों आते हैं, हम इसके ऊपर टैरिफ लगा के, लेकिन बाद में वो पॉलिटिक्स में भी चेंज हो गया कि भाई रशिया से आप ट्रेड मत करिए, रशिया से आप ऑयल मत खरीदिए, तो हम आपको टैरिफ कम कर देंगे। दिस इज नॉट द वे। तो हम अपना वेलफेयर क्यों कल करेंगे? हमें तो जहां से एक सर ट्रंप ने तो सारे सिनेरियो, सारी जो अभी तक बैरियर्स थे वो तो तोड़ ही दिए हैं उन्होंने। तो वो किसी भी वो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो लीक कर देते हैं, वो इस तरीके की कन्वर्सेशन को लीक कर देते हैं जो देश के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बीच में होते हैं, वो अलग अलग दावे जो है वो करते हैं। तो उन्होंने तो तमाम बैरियर्स तोड़े हैं और इसीलिए अमेरिका को लेकर जिस तरीके के तमाम भरोसा था पूरी दुनिया के अलग अलग देशों का, वो बहुत हद तक गिरा है और उसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमें लगातार गोल्ड और सिल्वर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जहन में अब एक सवाल ये भी होगा जो हमने गोल्ड को लेकर भी देखा, आपने कहा कि हाँ लॉन्ग टर्म में एक फायदा दे सकता है गोल्ड अगर थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन गोल्ड से ज्यादा जो अभी हाल में हमने देखा रिटर्न दिया सिल्वर ने, तो क्या आप ये सजेशन दे सकते हैं कि सिल्वर की जिस तरीके के रिटर्न्स हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा फिलहाल आम आदमी की पहुंच से गोल्ड के दूर होने के बाद जो लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं ऐसा सजेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड से ज्यादा कहीं वॉलेटाइल हैं, बहुत ज्यादा। मैंने पीछे कुछ दिन पहले देखा कि 25-26 हजार का करेक्शन भी आया। तो मैं समझता हूं कि उनको अपने एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेना चाहिए कि किस चीज में वो इन्वेस्ट करें। तो आपको लगता है कि सिल्वर में अभी रिस्क रहेगा कि अब अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं कि इसमें करेक्शन आ सकता है? जी, कुछ भी देखो, बिकॉज सिचुएशन इज टोटली अनसर्टेन। कल ट्रंप साहब का वो यू टर्न भी बहुत लेते हैं, कल बोल दें कि भाई हम तो टैरिफ भी कम कर रहे हैं सब, तो एकदम से करेक्शन भी आ सकती है। तो दिस कांट बी रूल्ड आउट। तो तभी मैं कह रहा हूं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो उनके अपने एक्सपर्ट्स हैं, उनको कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो आउटलुक यानी बहुत जरूरी है इस वक्त में ये सब चीजों का जो है टोटल असर जो है वो गोल्ड के ऊपर पड़ा है और गोल्ड के प्राइसेस ने, यानी बहुत ब्रिटल सिचुएशंस हैं और इसमें बहुत सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत के अंदर जो गोल्ड है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसे भावनात्मक तौर पर भी देखा जाता है और भारतीय लगातार गोल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले देशों में से एक है। और भारतीयों का जो अगर हम सोने का बैलेंस देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा देशों के पास जो सोना है उसमें से भारत एक है। लेकिन इस सिचुएशंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गोल्ड के अंदर, यानी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने पोर्टफोलियो जो है उसे बेहतर तरीके से मैनेज अगर करेंगे और जो आम व्यक्ति हैं अगर अपने पोर्टफोलियो के बीच में थोड़ा थोड़ा तमाम चीजों को रखे तो एक बेहतर रिटर्न आने वाले वक्त में मिल सकता है। लेकिन जो सिचुएशंस अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट की है, ये बिल्कुल सही है। उनके बयान, उनके स्टैंड, ये गोल्ड सिल्वर पर लगातार बढ़ता दबाव, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस, डॉलर पर लगातार लोगों का जो अविश्वास बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त इन दोनों मेटल्स पर, दोनों धातुओं पर दबाव कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है और इससे आम आदमी सीधे तौर पर जुड़ा है और वो परेशानी वाली सिचुएशंस में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, तमाम चीजें जो है हमारे साथ साझा करनी। जी थैंक यू सर। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।